अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होमोजीनियस है तो उसमें रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हमें वहीं पर दिखेंगे, हमें उसमें रखे हुए ऑब्जेक्ट्स वहीं पर दिखेंगे जहां वो एक्चुअली होते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होमोजीनियस नहीं है तो चीज़ें हमें वहां नहीं दिखती जहां एक्चुअली वे होती हैं। तो जो हम देखते हैं वास्तव में वो ऑब्जेक्ट ना होकर के ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, क्योंकि जब मीडियम नॉन होमोजीनियस होता है यानी हेट्रोजीनियस होता है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। मीडियम के इरेगुलर होने के कारण, डिफरेंट होने के कारण, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण रेज, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज नॉन होमोजीनियस मीडियम होने के कारण यानी कि डिफरेंट वेरियस डेंसिटी होने के कारण रेज अपने पाथ से डेविएट होती हैं और ऑब्जर्वर तक पहुंचते पहुंचते ऑब्जर्वर को ये जो चीज दिखती है, ऑब्जर्वर को जो चीज दिखती है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि वो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है। बच्चों, मेरा नाम एस.एम. त्रिपाठी है। ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो आज रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस टॉपिक में हम ये दिखाएंगे, दो केस हम दिखाएंगे। पहले में ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में और उसको ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर खुद रेयरर मीडियम में है। फिर दूसरा केस ये होगा कि ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और उसको ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है। तो ये दो केस आज हम दिखाएंगे जिससे हम इस चीज को समझा सकते हैं कि चीजें नॉन होमोजीनियस मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर होमोजीनियस नहीं है तो चीजें अपने स्थान पर नहीं दिखती हैं और जो दिखता है चीजों के जगह पे, जो दिखता है ऑब्जेक्ट्स के जगह पे हमें जो दिखता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि ऑब्जेक्ट का इमेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। पानी से भरे बाल्टी में अगर हम बाल्टी का बॉटम देखें तो बाल्टी का बॉटम अपने स्थान पर नहीं दिखेगा, अपने स्थान से थोड़ा ऊपर उठ करके दिखेगा। यानी कि हम बॉटम नहीं देख रहे हैं बल्कि बॉटम रेज के मुड़ने के कारण बॉटम का जो इमेज बन रहा है हम वो इमेज देख रहे हैं। ऐसे ही जब एरोप्लेन बहुत हाइट पे उड़ता है या तारों को या चंद्रमा को या मून को जब हम देखते हैं तो ये सब ऑब्जेक्ट्स अपने स्थान पर न दिख करके हम वास्तव में इन सब का इमेज देखते हैं। जैसे अगर हम मून देख रहे हैं तो मून न देख करके हम समझ लो कि मून का इमेज देख रहे हैं। मून पर इसका इफेक्ट कम पड़ता है, लेकिन तारे जिनका एंगुलर विजन बहुत छोटा होता है, तारों पर इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में तारे अपने स्थान पर नहीं दिखते हैं और तारों के जगह पर हमें जो दिखता है वो तारे न होकर के तारों के इमेज हैं। और ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि तारों से चलने वाली रेज फ्री स्पेस से होते हुए एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं और एटमॉस्फेयर में भी जैसे जैसे लाइट हम ऑब्जर्वर्स की तरफ बढ़ती है तो वेरियस डेंसिटी वाली हवा होती है। एटमॉस्फेयर, सिंस एटमॉस्फेयर इज नॉट होमोजीनियस, अगर हम पूरा अक्रॉस द एटमॉस्फेयर देखें तो ऊपर इसकी डेंसिटी बहुत कम है और जैसे जैसे नीचे हम आते हैं, अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं, डेंसिटी बढ़ती जाती है। इसलिए तारों से चलने वाली रेज वेरियस डेंसिटी फील करती हैं और अपने पाथ से डेविएट होती हैं। तो जो हमें दिखता है बच्चों, तारों के जगह पर जो दिखता है वो तारे न होकर के बल्कि तारों का इमेज होते हैं। तो आज हम इसी चीज को समझाएंगे कि जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अगर सेम मीडियम में नहीं है यानी कि मीडियम हेट्रोजीनियस है यानी होमोजीनियस नहीं है तो क्या होता है। तो बच्चों, ये है बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, जिसका हमने चर्चा पिछले वीडियो में किया था कि जब लाइट ऐसी बाउंड्री को क्रॉस करती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही हो तो अपने पाथ से डेविएट होती है। डेंसर मीडियम में इंटर करते समय नॉर्मल की ओर बेंड होती है और रेयरर मीडियम में इंटर करते समय नॉर्मल से दूर हटती है।
तो यहाँ ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। इस बाउंड्री के इधर रेयरर मीडियम है और इस बाउंड्री के इधर डेंसर मीडियम है। तो इस बाउंड्री के इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इस बाउंड्री के इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ऑब्जेक्ट रखा है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में और ऑब्जर्वर खड़ा है रेयरर मीडियम वाले मीडियम में। तो देखते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं कि यहां जो रिफ्रैक्शन हो। तो ये है ऑब्जेक्ट लाइज इन मीडियम 1 एंड ऑब्जर्वर इज इन मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। दिस इज डेंसर मीडियम, this is medium 1 is denser, so μ1 will be greater than μ2, μ1 will be greater than μ2। ये डेंसर मीडियम है। अब हम देखते हैं कि यहाँ रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये एक रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चों। रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट वो पॉइंट होता है जहां से रेज ऑफ लाइट एक्चुअली डाइवर्ज होती हैं। तो ये है एक रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां से आल डायरेक्शन में रेज डाइवर्ज होंगी। तो हम 3 डायरेक्शन को शो करेंगे। एक तो है नॉर्मल डायरेक्शन, और जो रे नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगी उसका डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए I की वैल्यू 0 है और जब I 0 होगा तो R भी 0 होगा। sin I इज इक्वल टू साइन R अपॉन म्यू वाले फॉर्मूले से हम ये दिखा सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में अगर I 0 है देन R मस्ट बी 0। तो यहाँ अगर इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे इज सबटेंडिंग एंगल 0 एंगल विथ नॉर्मल, देन रिफ्रैक्टेड रे विल आल्सो सबटेंड 0 एंगल विथ नॉर्मल, यानी अगर I 0 है तो R भी 0 होगा। तो एक रे ऑब्जेक्ट O से चलने वाली एक रे नॉर्मल गई जो कि बिना डेविएट हुए सीधा निकल गई। दूसरी रे हम एक इंक्लाइन डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और अब यहाँ डेविएशन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है एंड दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। ये ब्लू कलर का ब्लू कलर से यहाँ नॉर्मल बनाया गया है N1 N2। दिस इज बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। देन रे डेविएट्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। और बच्चों देख रहे हो कि दिस इज ओरिजिनल पाथ, इसको ऐसे जाना था, लेकिन रेयरर मीडियम में इंटर करने के कारण अब ये ऐसे न जाते हुए ऐसे निकल जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा। रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसी तरह से एक रे हम इधर भी ले जाते हैं जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि इमेज किस पॉइंट पर बनेगा। तो जो रे इधर इस डायरेक्शन में गई है इसका भी डेविएशन होगा, क्योंकि ये बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया को क्रॉस कर रही है, तो इसका भी डेविएशन होगा। इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। और होगा क्या, तो जब हम सेकेंड मीडियम से देखेंगे, पहले हम इस रे का पाथ बता दें। ये रे ऐसे जाएगी और फिर इस लाइन के अलोंग ये मुड़ेगी ऐसे। ध्यान से देखना बच्चों। तो ऑब्जर्वर यहां है, अगर ऑब्जर्वर यहां होता, ऑब्जर्वर की आंख अगर यहां होती, बच्चों देखना ध्यान से, अगर ऑब्जर्वर की आंख यहां होती, यानी कि यहां से O से लेकर के इस पॉइंट A तक
O से लेकर के पॉइंट A तक अगर सेम मीडियम होता तो रे अपने पाथ से डेविएट नहीं होती और ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं दिखता, यानी यहीं पर दिखता। तो यहां से देखने पर अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो जाए तो पॉइंट O उसको पॉइंट O पर ही दिखेगा, लेकिन जब ऑब्जर्वर इस मीडियम में खड़ा है, ऑब्जर्वर इस मीडियम से देख रहा है और ऑब्जर्वर की आंख पर ये वाली बीम पड़ेगी तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहां न दिख करके यहां दिखेगा, यानी ऑब्जर्वर जो देख रहा है बच्चों वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट का दरअसल इमेज देख रहा है, उसको हम इमेज कहते हैं। देन दिस इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट O will be seen at point I and I will be its virtual image। इमेज के लिए हम अगला वीडियो इमेज पे होगा। तो दिस विल बी वर्चुअल इमेज बिकॉज के रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट I। रेज जो फाइनल बीम है डाइवर्जिंग बीम, फाइनल डाइवर्जिंग बीम, दिस इज अपीयरिंग टू कम फ्रॉम पॉइंट I। तो ऑब्जर्वर का दिमाग यही देखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंख उसको जो डाटा पहुंचाएगी उसके दिमाग तक, ऑब्जर्वर उसी हिसाब से उसी तरह से कंक्लूजन निकालेगा, ऑब्जर्वर का दिमाग उसी तरह से कंक्लूजन निकालेगा और ऑब्जर्वर इस नतीजे पे पहुंचेगा कि यहां पर कुछ है, उसे यहां पर कुछ दिखेगा। एंड इन द लैंग्वेज ऑफ ऑप्टिक्स दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड इमेज ऑफ दिस पॉइंट। तो ऑब्जर्वर दरअसल इसको नहीं, ये पॉइंट नहीं देख रहा है, ऑब्जर्वर ये पॉइंट देख रहा है, उसकी आंख, उसका दिमाग ये नहीं जान पा रहा है कि दरअसल यहां पर एक बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया है जिसके कारण रेज अपने पाथ से डेविएट हो रही हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर दिखेगा और इसको हम इमेज कहेंगे। अब दूसरे केस पे आते हैं बच्चों। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम में रखते हैं और ऑब्जर्वर को डेंसर मीडियम में रख देते हैं, यानी हमने μ1 इज ग्रेटर देन μ2 किया था और अब जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं रे डायग्राम, उसमें μ1 इज लेस देन μ2, यानी कि मीडियम 1 को हम रेयर कर देते हैं और मीडियम 2 को डेंसर कर देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में है। जैसा कि हम एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में है तो हम डेंसर मीडियम में, नीचे का एटमॉस्फेयर डेंसर है, सभी लोग जानते हो, और ऊपर का एटमॉस्फेयर रेयर है। एटमॉस्फेयर का जो ऊपरी हिस्सा है वो रेयर है। तो हम एटमॉस्फेयर के डेंसर हिस्से में हैं तो ऊपरी हिस्से से आने वाली रे रिफ्रैक्ट होगी, वो ये इस घटना को ये केस क्लियर करेगा। कैसे होता है, तो ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग इन रेयर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2, सॉरी डेंसर मीडियम में ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहां μ1 इज लेस देन, दोनों में रिलेशन ये है कि μ1 इज लेस देन μ2, यानी यहां μ1 ग्रेटर देन μ2 था और यहां μ1 लेस देन μ2 है, यानी कि मीडियम 1 इज रेयरर एंड 2 इज डेंसर। अगर 1 रेयरर है इसका मतलब 2 डेंसर है। तो ऑब्जेक्ट है ये। अब ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज, यहां क्या हुआ था बच्चों, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जब बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया पे पड़ी तो नॉर्मल से अवे हट गई। अब इसका उल्टा होगा, जैसा कि स्नेल्स लॉ में हमने बेंडिंग ऑफ लाइट एक टॉपिक बताया था कि ऑब्जेक्ट और रेज जब डेंसर मीडियम में जाएंगी तो कैसे रेज नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती हैं। तो दिस मीडियम इज डेंसर। तो अब यहां से हम रेज को रहे हैं भेज, पॉइंट O से रेज को रहे हैं भेज, और बच्चों देखो क्या होता है,
थोड़ा हमने ज्यादा डाइवर्ज करके बीम को लाया है ताकि ट्रायंगल वगैरह बढ़िया बने और अच्छे से दिखे। और तो एक रे इधर चली गई, रेज तो इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं पॉइंट ओ से, बच्चों पॉइंट ओ से इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, लेकिन हम उन सबको नहीं दिखा सकते, हमारी कुछ लिमिट है। हम 2 या 3 रेज दिखा सकते हैं, ज्यादा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 या 3 से ही पूरा, कम से कम रेज हमें दिखाना है तो 2 या 3 रेज हम दिखा देते हैं। तो जो रे पॉइंट ओ से बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया S1 S2 के नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगी, वो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। जैसे ये वाली रे, क्योंकि इसके लिए I 0 है तो R भी इसके लिए 0 होगा। तो जो रे सीधा निकली है, नॉर्मल डायरेक्शन में गई है, उसका क्या होगा, तो वो सीधा निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी बिना डेविएट हुए। उसके लिए I 0 है तो R भी 0 होगा। फ्रॉम स्नेल्स लॉ दिस में बी क्लियर। फिर यहां क्या होगा, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया पे क्या होगा, अरे माइक छोड़ गया। तो बच्चों हमने ये डायग्राम तैयार किया है जादू से, ये डायग्राम हमने तैयार किया है। यहां मीडियम 2 इज डेंसर एंड मीडियम 1 इज रेयरर। मीडियम 2 इज डेंसर और मीडियम 1 इज रेयरर। ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम और ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। जैसा कि एटमॉस्फेयर का अभी हमने बताया कि तारे अपनी जगह पे नहीं दिखते हैं, हम जो देखते हैं वो तारों का इमेज होता है। हम तारों को डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, हम उसका इमेज देखते हैं। तो ये केस उस चीज को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि तारे कहाँ हैं, तारे हैं वैक्यूम में, मान सकते हैं तारों से चलने वाली रेज फ्री स्पेस से होकर फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और तब हम तक पहुंचती है। तो रिफ्रैक्शन होगा ही, अब रिफ्रैक्शन होगा तो रेज अपने पाथ से मुड़ेंगी। अब यहां देखो मुड़ने के कारण क्या हुआ है, पॉइंट ओ यहां न दिख करके यहां दिख रहा है। तो लेकिन यहां रेज रेयरर डेंसर से रेयरर में आ रही हैं, तो रेज नॉर्मल से दूर हटी हैं। यहां उल्टा हो जाएगा कि रेज रेयरर से डेंसर में जा रही हैं तो नॉर्मल की ओर बेंड होंगी। यही होता है जब हम तारों को देखते हैं, तो तारों से चलने वाली रेज एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्सा, एटमॉस्फेयर का ऊपरी हिस्सा की डेंसिटी कम है और जो जिस पोर्शन में हम रहते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ऊपर से नीचे, ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। और जब रिफ्रैक्शन होगा तो तारे अपने स्थान पे न दिख करके कहीं और दिखेंगे, और हम जो तारों की जगह पे देख रहे हैं वो तारों का इमेज है। यहां समझते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि रेयरर मीडियम में रखा हुआ है। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है। तो फिर ये जो रेज हैं, एक नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे, तो इस नॉर्मल रे के लिए I 0 है। बच्चों ध्यान से सुनना, I 0 है तो R भी 0 हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल रे है, यहां पॉइंट O एक रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, हर डायरेक्शन में रेज चलेंगी। लेकिन हम उनमें से केवल 3 रेज को दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सबको नहीं दिखा सकते, हम कम से कम पे काम चला रहे हैं। तो हमने 3 रे को दिखाया, हमने 3 रे को दिखाया। एक रे इधर गई है, एक रे इधर गई है और एक रे सीधा निकल रही है, नॉर्मल। तो जो रे सीधा निकल रही है उसके लिए I 0 है और R भी 0 होगा। दिस में बी प्रूव्ड फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अगर हम sin R इज इक्वल टू sin I अपॉन म्यू में I 0 रख दें तो I की जगह पे 0 रख दें तो R की वैल्यू 0 आएगी। sin R इज इक्वल टू sin I अपॉन म्यू में, तो I 0 है, R भी 0 होगा। यानी कि ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में रे जा रही है वो सीधा निकल जाएगी। और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो ये जो रे है N1 N2 नॉर्मल, तो
तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है बच्चों, यहां का जस्ट अपोजिट होगा। नॉर्मल से दूर हटने के कारण इमेज ऑब्जेक्ट के इधर बना है, और यहां देखोगे उसका उल्टा होगा। रेज नॉर्मल से दूर हट रही हैं, अब देखना ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनेगा। तो रेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। और यही चीज यहां भी होगा, दूसरी रे पर भी यही होगा कि वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। दिस नॉर्मल इज NN डैश, तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। और होगा क्या कि जब हम यहां से, ऑब्जर्वर जब यहां से देखेगा, अब हम इस ऑब्जेक्ट को अगर यहां पे आंख लगा करके देखते, बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखेंगे तो हमें एक होमोजीनियस मीडियम मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट भी उसी मीडियम में और ऑब्जर्वर भी उसी मीडियम में। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट यहीं पर दिखेगा, लेकिन हम देख रहे हैं यहां से, ऑब्जर्वर इस मीडियम में है, तो उसके आंख पर ये वाली बीम पड़ेगी, ये देखो बच्चों। और ये कहां से आती हुई लग रही है, तो वो ऑब्जेक्ट के पीछे से आती हुई लग रही है। बनाते हैं इसको, हम पीछे बढ़ाते हैं, इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, और हमें ऑब्जेक्ट का, इमेज का पोजीशन मिल गया, दिस इज आई। तो और ठीक इसी पाथ पर, इसी डायरेक्शन में ये जो दूसरी रे है ये भी चल देगी, ये भी चल देगी। तो यहां से देखने पर ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखेगा, यानी थोड़ा दूर दिखेगा। देखो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो वो थोड़ा पास दिख रहा है, और जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो यहां से देखने पर वो थोड़ा दूर दिख रहा है। होता क्या है बच्चों कि ऑब्जर्वर के आंख पर जो बीम पड़ेगी, ऑब्जर्वर का दिमाग उस डाटा का एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालेगा। क्योंकि ऑब्जर्वर के ऊपर ये वाली बीम पड़ रही है, ऑब्जर्वर की आंख पे ये वाली बीम पड़ रही है, एंड दिस बीम इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट अपीयर। दिस बीम, ये जो फाइनल बीम है, ये अपीयर हो रही है इस पॉइंट से आती हुई, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर दिखेगा। और ये इस तरह से, ऐसे ही जब हम तारों को देखते हैं बच्चों, तो तारे हमें अपने जगह पे न दिख के थोड़ा सा और ऊपर दिखते हैं। एरोप्लेन के साथ भी यही हो सकता है, क्योंकि वो एरोप्लेन 10 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है, तो जरूर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है। 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद हवा बहुत रेयर हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो 10 किलोमीटर पे तो और ज़्यादा हल्की होगी। एवरेस्ट पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जो कि 9 किलोमीटर ऊंचाई पे है। तो अगर एरोप्लेन 10 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रही है तो रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा सा होगा। तारों से चलने वाली रेज फ्री स्पेस से हम तक पहुंच रही हैं, तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। एरोप्लेन के लिए कंपेरिजनली कम डेंसिटी से रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट उतना ज़्यादा नहीं है, तो रिफ्रैक्शन कम होगा और उतना असर एरोप्लेन को देखने पे उतना असर नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो अब हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, दोनों में रिलेशन क्या है। अब हम ये चीज डिराइव करेंगे। बंद करो। तो बच्चों, हम एक ही डेरिवेशन दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं, एक ही डेरिवेशन दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं, यहां सीधा ये पॉइंट ए है और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसी तरह यहां भी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, और हमें यहां ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आई ए बी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, सेम राइट एंगल ट्रायंगल
ए ओ बी और आई ए आई बी या आई ए बी, जैसे आई ए बी यहां भी है और आई ए बी यहां भी है, ओ ए बी यहां भी है और ओ ए बी यहां भी है, तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। यहां पर स्नेल्स लॉ यूज करने से पहले हम आई और आर दिखाते हैं। यहां पर आई क्या है, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2 एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट। इसको थोड़ा और पीछे बढ़ाते हैं, दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट और ये है एंगल आर के बराबर होगा। यहां भी देख लो बच्चों कि ये आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1 आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2 आर। आर का वर्टिकली अपोजिट ये एंगल हो गया, इसको हम आर कहेंगे। एंगल N1BI ये आर हो जाएगा क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। ध्यान से देखना बच्चों, इसका वर्टिकली अपोजिट है ये। तो देख रहे हो बच्चों कि OA और N1 N2 यहां पर भी OA और N1 N2 दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो I इसके बराबर होगा, दिस विल बी I, दोनों अल्टरनेटिव एंगल, और ये R एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी ये एंगल I है तो ये भी I होगा, और ये एंगल R है तो ये भी R होगा। अब हमारे सामने दो राइट एंगल इसमें भी और उसमें भी दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, AIAB OAB, इसी नाम के दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां भी दिख रहे हैं। स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ये दिख रहा है ऊपर, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। यहां पर भी इस डायग्राम में भी μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, दोनों डायग्राम में है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस R। यहां भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहां लिख देते हैं μ1, दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2। तो साइन I इज इक्वल टू साइन R, ये μ1 और ये μ2, और μ1 इज ग्रेटर देन, यहां ये लिख देते हैं कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, सॉरी लेस देन, μ1 इज लेस देन μ2 जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। तो स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो ये हो गया sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, sin I अपॉन sin R is equal to μ2 अपॉन μ1 फॉर दिस डायग्राम एंड ऑल्सो फॉर दिस डायग्राम, दोनों डायग्राम के लिए ये सही है। sin I अपॉन sin R is equal to μ2 अपॉन μ1, इसको हम 1 μ2 भी कह सकते हैं बच्चों। 1 μ2 मीडियम 1 जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मीडियम 2 जिसमें ऑब्जर्वर है। मीडियम 1 का डेफिनेशन ये हो गया कि मीडियम 1 में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मीडियम 2 का डेफिनेशन हो गया कि मीडियम 2 में ऑब्जर्वर खड़ा है। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब यहां एक मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, जब एंगल छोटा होता है,
जब एंगल छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसे भी ये समझना है वो हमारा एक दूसरा वीडियो 5-7 मिनट का वीडियो कभी हम डाल देंगे, और ये चीज़ जान लेना कि जब एंगल छोटा होता है तो उस एंगल का साइन और उस एंगल का टैन लगभग बराबर होता है। एंगल जितना ही छोटा होगा, एंगल जितना ही छोटा होगा बच्चों, थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो सभी लोग, थीटा जितना ही छोटा होगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, बहुत कम रहेगा। यानी कि बेस और हाइपोटेनस लगभग सेम लेंथ के हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी साइन थीटा और टेन थीटा दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर हो जाएंगे तो हम उनको एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ यही करेंगे बच्चों, साइन आई की जगह पे साइन आर लिख देंगे, क्योंकि आई और आर बी वेरी स्मॉलर एंगल। अब इस बात को समझ लो कि ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की छोटी सी आंख है, तो क्या ये जो बीम हमने दिखाया है ये तो बहुत वाइडर है, इट इज वे टू वाइड, तो ये तो उसकी पूरी बॉडी को ही पार कर जा रही है। आंख पे तो बहुत पतली सी बीम पड़ेगी, तो यहां से चलने वाली पतली सी बीम, यहां से चलने वाली पतली सी बीम आंख पर पड़ेगी, और हमें उसकी एनालिसिस करना है। और तब वो जो पतली बीम होगी उसके लिए आई और आर बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमारी आंख बहुत छोटी है, तो हमारे आंख पर पड़ने वाली जो बीम है वो बहुत पतली होगी, और इसलिए आई और आर की वैल्यू बहुत छोटी होगी। और तो हम यहां लिख सकते हैं कि साइन आई टेंस टू टेन आई एंड साइन आर टेंस टू टेन आर। क्यों? तो हम यहां बॉक्स में लिख दे रहे हैं आई एंड आर बी वेरी स्मॉल। आई और आर बहुत स्मॉलर हैं, इसलिए साइन आई के जगह पर टेन आई और साइन आर के जगह पर टेन आर लिख दिया हमने। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन हो गया टेन आई, दिस इज नियरली इक्वल टू टेन आई अपॉन टेन आर। अब जरा दोनों डायग्राम में देखो बच्चों, यहां भी और यहां भी टेन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए। यहां भी टेन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए। तो टेन आई की जगह पर ए बी अपॉन ओ ए, और टेन आर की जगह पर यहां भी टेन आर की जगह पर ए बी अपॉन आई ए। क्या करिए? आई ए बी अपॉन आई ए बी अपॉन आई ए। आप मत आइए, आप वहीं रहिए, हम आपको बुला नहीं रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। तो ए बी अपॉन आई ए, क्या करिए? आई ए। यहां भी वही है, ए बी अपॉन आई ए, टेन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन आई ए। तो ए बी अपॉन ओ ए, टेन आई की जगह पर ए बी अपॉन ओ ए, टेन आर की जगह पर ए बी अपॉन आई ए। तो ये हो जाएगा बच्चों कि ये ए बी कट जाएगा और बचेगा क्या? आई ए अपॉन ओ ए। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आई ए अपॉन ओ ए, आई ए अपॉन ओ ए। और म्यू वन को हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू टू को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और निकालेंगे एक फॉर्मूला जो मेरा क्रिएशन है बच्चों, कहीं नहीं मिलेगा। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, केवल मेरे चैनल पे ये मिलेगा, ये मेरा क्रिएशन है। ऐसे केसेस को समझने के लिए म्यू टू
इंटू ओ ए, हमने क्या किया, ओ ए को यहां ला दिए और μ1 को यहां ला देंगे, इज इक्वल टू μ1 इंटू आई ए, μ1 इंटू आई ए। तो ये हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, ओ ए यहां पर ओ ए की वैल्यू ज्यादा है और आई ए की वैल्यू कम है, तो μ2 की वैल्यू कम है, μ1 की। अगर इस डायग्राम में देखो बच्चों, इस डायग्राम में देखो, इसको जरा एनालाइज कर लो, कैसे हम याद करेंगे। याद करने का तरीका समझ लो। अगर इसको दिमाग में बैठाना है तो एक बहुत अच्छा ट्रिक हम दे रहे हैं, जो सिर्फ यहां मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो सब लोग ध्यान से देखो, μ2, यहां μ2 इज स्मॉलर देन μ1, तो μ2 इज स्मॉलर एंड ओ ए इज ग्रेटर। और यहां क्या हो रहा है, μ1 इज ग्रेटर और आई ए इज स्मॉलर। तो जब हम डायग्राम बना लें बच्चों, तो स्मॉलर इंटू ग्रेटर, ग्रेटर इंटू स्मॉलर। यहां स्मॉलर क्या है, आई ए डिस्टेंस ओ ए से कंपेयर किया जा रहा है, आई ए इज स्मॉलर देन ओ ए एंड μ2 इज स्मॉलर देन μ1। तो जो स्मॉलर है उसको ग्रेटर से, और जो ग्रेटर है उसको स्मॉलर से मल्टीप्लाई करके याद कर लो। कितना सीधा हो गया, कितना आसान हो गया। यहाँ